अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 6 द ट्रांजिशन मेटल्स की कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 6.2। कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 6.2 बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। इसमें टोटल हमारे पास से 3 क्वेश्चंस हैं और बहुत ही इजी से इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं, तो मैं आपको साथ साथ समझाऊंगा। साथ साथ जो जो लिखना है वो भी आप लोगों ने देख कर लिख लेना है, ठीक है। आप लोगों ने नोट्स बनाने हैं ताकि आखिर में आपके लिए आसानी हो, आपको बार बार वीडियोस देखनी ना पड़े, कोई मसला ना बने, ठीक है। और नोट्स देखें, मेरे भी कितने प्यारे प्यारे नोट्स बन जाते हैं। अगर किसी को भी जरूरत हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। तो हम लोग उधर आपको प्रोवाइड कर देंगे नोट्स, इसमें कोई मसला नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? व्हाट आर द डीजेनरेट एंड नॉन डीजेनरेट 3D ऑर्बिटल्स। अब हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हुए हैं कि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। हमने पढ़ा था कि जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स यानी उसकी सब शेल्स होते हैं, यानी ऑर्बिटल्स के सब शेल्स होते हैं, उनकी क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, बराबर होती है। अब डीजेनरेट ऑर्बिटल से उसकी वही मुराद है कि जिस तरह डी एक्स वाई हो गया, डी वाई जी हो गया, डी जी एक्स हो गया, डी जी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया, उनकी हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर कि उनकी जो एनर्जी है वो बराबर होती है। उनको क्या कहते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। और नॉन डीजेनरेट किसको कहते हैं? कि जिस तरह अगर हम लोग देख लें कि 2x डी एक्स वाई के बराबर हो जाए, डी एक्स वाई जी के बराबर हो जाए और जी एक्स के बराबर हो जाए, इन तीनों के एक जैसी हो, लेकिन हमारे पास डिफरेंट किसकी हो जाए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जी स्क्वायर की डिफरेंट हो जाए, वो दो अलग हो जाएं और ये तीन अलग हो जाएं, तो वो हो जाती है डिफरेंस आ जाता है उनकी एनर्जी में। तो वो जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाता है, वो नॉन डीजेनरेट हो जाता है। इसका कॉन्सेप्ट आपको मैं डिटेल से यहाँ पर पढ़ाता हूँ। पहले आप लोग ये लिख लें कि डीजेनरेट 3D ऑर्बिटल्स क्या होता है। द 3D ऑर्बिटल्स विद द सेम एनर्जी आर डीजेनरेट। जिनकी एनर्जी सेम होती है, जो एक ही लाइन में एग्जिस्ट करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक हो गया। द 3D ऑर्बिटल्स विद द सेम एनर्जी आर डीजेनरेट। अब डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते कब हैं? कंडीशन क्या है? इन फ्री एटम्स और फ्री आइंस। जब फ्री एटम्स होता है, अगर एक बेरिलियम है, या बेरिलियम के तो डी ऑर्बिटल्स होते ही नहीं, हम ले लेते हैं कॉपर ले लेते हैं, उसके डी ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। हम उसको ले लेते हैं, उसके साथ कोई भी चीज नहीं जुड़ी हुई, वो एक आइन है, कॉपर प्लस टू का आइन है, ये कुछ और खाली कॉपर है, सॉलिड कॉपर है, उसके साथ कोई भी चीज नहीं जुड़ी हुई, तो अब कोई एनर्जी बाहर से नहीं लग रही उसके ऊपर। नो लिगेंड्स, यानी लिगेंड्स का क्या मतलब होता है? वो एटम्स या वो आइंस जो किसी कॉम्प्लेक्स आइन के साथ लगते हैं। कॉम्प्लेक्स आइन के मतलब मेरी वो मुराद है जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं। ट्रांजिशन मेटल के साथ जो भी मॉलिक्यूल्स या एटम्स या आयंस अटैच होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? लिगेंड्स। अब कोई अटैच नहीं हुआ, इसका मतलब कोई फील्ड भी नहीं उसके पास आई, यानी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई मैग्नेटिक फील्ड उसके पास नहीं आई। जब कोई इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड नहीं आई तो एनर्जी में चेंज कैसे आएगा? कोई चेंज नहीं होगा। तो इसलिए हम क्या कहेंगे? ऑल द 5 ऑर्बिटल्स हैव एग्जैक्टली द सेम एनर्जी, सो दे आर डीजेनरेट। ठीक हो गया, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब अगली बात क्या है? नॉन डीजेनरेट 3D ऑर्बिटल्स। द 3D ऑर्बिटल्स विद डिफरेंट एनर्जी आर नॉन डीजेनरेट। मैंने क्या बताया था कि अगर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जी स्क्वायर दोनों की एनर्जी सेम हो, लेकिन डी एक्स वाई, डी वाई जी, डी जी एक्स से डिफरेंट हो, यानी इन तीन की सेम हो। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि हमारे पास डी, इसको क्या हो गया है, डी एक्स वाई इज इक्वल्स टू डी वाई जी इज इक्वल्स टू डी जी एक्स। इन तीनों की एनर्जी सेम है, ठीक है, लेकिन इन तीनों की एनर्जी किसके सेम नहीं है? वो है हमारे पास डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जी स्क्वायर। वैसे इसको माइनस नहीं बोलते, अपनी आसानी के लिए बोलते हैं माइनस डी जी स्क्वायर। अब इन दोनों की बराबर है, इन दोनों की आपस में बराबर है और इन तीनों की आपस में बराबर है, लेकिन ये जो पूरा सेट है इसकी एनर्जी इसके बराबर नहीं है, ठीक है। एनर्जी जब बराबर नहीं होती तो दो सेट्स बन जाते हैं, एक होता है ई जी और एक होता है टी टू जी। अब जो ई जी होता है उसकी एनर्जी क्या होती है? कम होती है। और जो टी टू जी होता है उसकी एनर्जी हमारे पास क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक हो गया, तो हमारे पास दो सेट्स बन जाते हैं, एक ई जी और एक टी टू जी। टी टू जी की हमारे पास एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है, जबकि ई जी की एनर्जी क्या होती है? कम होती है। तो ये बात याद रखनी है। अब इसमें लिखना क्या है हमने? द 3D ऑर्बिटल्स विद डिफरेंट एनर्जी आर नॉन डीजेनरेट, जो बात अभी मैंने बताई है। इन अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या होता है?
वो ट्रांजिशन मेटल जिसके साथ कोई भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ हो, कोऑर्डिनेशन के नाम से पता लग रहा है कि कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ होगा, तो उसको हम क्या कह देते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कह देते हैं। लिगेंड्स क्रिएट एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अब लिगेंड्स की अपनी भी यानी उनके इलेक्ट्रॉन्स की कोई रिपल्जन फोर्स तो होती है, जाहिर सी बात है। जब भी वो किसी ऑर्बिटल के करीब जाएंगे तो वो उसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। जब रिपेल करेंगे तो एनर्जी डिफरेंस आ जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, एनर्जी चेंज हो जाती है। इन अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स क्रिएट एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। This causes splitting of 3D orbitals into groups with different energies. Into groups with different energies. ठीक हो गया। उसके बाद आया था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है why degenerate 3D orbitals split into two sets of orbitals in some complexes while not in others। अब उसने नई बात कर दी, उसने ये बात समझाने के बाद एक और कॉन्सेप्ट हमारे पास ओपन कर दिया कि कुछ जो कंपाउंड्स होते हैं ऐसे होते हैं, यानी कुछ कॉम्प्लेक्सेस ऐसे होते हैं जिनमें डीजेनरेट ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो स्प्लिट नहीं होते, यानी उनकी एनर्जी सेम रहती है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें डीजेनरेट ही होते हैं लेकिन फिर भी उनकी एनर्जी बराबर नहीं होती। वो कहता है ये क्या रीजन है। अब हमने उसको बताना है कि रीजन क्या है। रीजन ये है कि अब उसकी शेप के ऊपर डिपेंड करता है। यानी अगर आप एक मॉलिक्यूल ले लें, कॉम्प्लेक्स ले लें जिसके साथ 4 लिगेंड्स लगे हुए हैं, उन चारों की डिस्टेंस यानी एंगल सब कुछ बराबर है, ठीक है। जब एंगल सब कुछ बराबर होगा इसका मतलब फोर्स भी सबसे सारी साइडों से बराबर लग रही है। जब बराबर सब फोर्स लग रही है इसका मतलब एनर्जी जो है सबकी क्या रहेगी, यानी सब ऑर्बिटल्स की क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब अगर एक लगा हुआ है यहाँ पर, एक लगा हुआ है यहाँ पर, एक लगा है यहाँ पर, ठीक है, इनके दरमियान में हम कह लेते हैं कि एंगल सेम नहीं है। अगर एंगल सेम नहीं है यानी उनकी सही सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक का मतलब यही होता है ना कि शेप में बराबर है। अगर शेप में बराबर नहीं है इसका मतलब फोर्स जो है वो डिफरेंट लगेगी ऑर्बिटल्स के ऊपर, 3D ऑर्बिटल्स के ऊपर डिफरेंट फोर्स लगेगी। जब डिफरेंट फोर्स लगेगी इसका मतलब क्या होगा कि एनर्जी जो होगी वो चेंज हो जाएगी। तो ज्यादा एनर्जी वाला क्या हो जाएगा, T2G हो जाएगा, और कम एनर्जी वाला क्या हो जाएगा, EG हो जाएगा। इस चीज को हमने बस अपने वर्ड्स में लिखना है। ये देखिए मैंने किस तरह लिखा हुआ है, डीजेनरेट 3D ऑर्बिटल्स स्प्लिट इनटू डिफरेंट सेट्स ऑफ एनर्जीज इन सम कॉम्प्लेक्सेस बिकॉज द सराउंडिंग लिगेंड्स क्रिएट एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज नॉट स्फेरिकली यूनिफॉर्म। स्फेरिकली यूनिफॉर्म का क्या मतलब है कि उनकी शेप जो है, जिस तरह मैंने अभी ये चीज बताई है कि वो सिमेट्रिक नहीं है, यानी उनकी शेप हर जगह से एक जैसी फोर्स नहीं लगती, कहीं से डिफरेंट लग रही होती है। तो इसको हम कहते हैं स्फेरिकली नॉट स्फेरिकली यूनिफॉर्म डिपेंडिंग ऑन द जियोमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। डिपेंडिंग अपॉन द जियोमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। जियोमेट्री का मतलब क्या है, शेप, शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स। वो चीज मैंने आपको बता दी है कि किस तरह डिपेंड करती है, डिपेंडिंग अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। उसके बाद क्या है, ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल क्या होती है, जिसके साथ 6 लिगेंड्स लगे होते हैं, वो क्या बनाती है, 8 शेप्स बनाती है, जिसकी वजह से उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल। और टेट्राहेड्रल के साथ क्या लगे होते हैं, 4 लिगेंड्स लगे होते हैं। तो ये इस तरह शेप की वजह से हमारे पास क्या होती है, ये चीज आती है कि 3D ऑर्बिटल्स जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं वो भी एनर्जीज के ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं। तो ये बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं। सर्टेन डी ऑर्बिटल्स पॉइंट डायरेक्टली टुवर्ड्स द लिगेंड्स एंड एक्सपीरियंस ग्रेटर रिपल्जन। यानी कुछ जो लिगेंड्स होते हैं वो डायरेक्ट जो यानी डी ऑर्बिटल के ऊपर डायरेक्ट जो होते हैं इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो ग्रेटर रिपल्जन एक्सपीरियंस करते हैं, रेजिंग देयर एनर्जी, एनर्जी बढ़ जाती है जिससे उनकी। वाइल वाइल द लिगेंड्स, वाइल क्या भाई, क्या आ गया, वाइल अदर लाइज बिटवीन लिगेंड्स डायरेक्शंस। अब जो दूसरे हैं यानी एक को भी इधर से फोर्स लग रही है, यानी एक है इधर से फोर्स लग रही है, इधर से फोर्स लग रही है, दोनों को इधर से अंदर फोर्स लग रही है, तो वो क्या रहेगी, फोर्स बराबर रहेगी। इसका मतलब कुछ भी हमारे पास चेंज नहीं आएगा उसकी एनर्जी पे। सो क्या आ जाएगा, वाइल अदर्स लाई बिटवीन लिगेंड्स डायरेक्शंस एंड रिमेन लोअर इन एनर्जी इन फ्री आइंस और इन परफेक्टली सिमेट्रिक एनवायरनमेंट ऑल द 5 3D ऑर्बिटल्स रिमेन इक्विवेलेंट एंड डू नॉट चेंज। ठीक हो गया, डू नॉट स्प्लिट। अगर ये आपको पूरा नोट्स का एक पेज का तस्वीर चाहिए तो वो मैंने शॉर्ट्स में अपलोड कर दिया, आप शॉर्ट्स में जाकर देख सकते हैं। सबसे पहला शॉर्ट इसी का अपलोड हुआ है, ठीक है, वो आप जाके देख सकते हैं, तो उसको देख के आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आयत है जिसका तीसरा क्वेश्चन, विच डिफरेंट लिगेंड्स कैन कॉज स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा ई, गिव वन एग्जांपल। अब वो कह रहा है कि कौन से लिगेंड्स जो हैं वो डेल्टा ई यानी स्प्लिटिंग एनर्जी जिसको हम कहते हैं, कि किस एनर्जी से हमारे पास स्प्लिट होंगे लिगेंड्स। तो वो कह रहा है कि ये जो एनर्जी है ये किस तरह अफेक्ट होगी। अब हमने उसको ये बताना है कि ये एनर्जी है क्या, ये किस तरह स्प्लिट होगी। तो द स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा ई डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द लिगेंड।
अब स्प्लिटिंग एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है? नेचर ऑफ द लिगेंड्स पे। किस तरह? जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, यानी जितनी ज्यादा उसकी नेगेटिविटी होगी, यानी जितनी ज्यादा चार्ज होगा उसका, जितनी ज्यादा उसका क्लाउड होगा इलेक्ट्रॉन्स का, उतना ज्यादा वो रिपेल करेगा और उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। यही बात है। अगर कम चार्ज होगा कम एनर्जी होगी। यही बात है। इसी वर्ड्स को हमने अपने वर्ड्स में लिख देना है। द स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा ई डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द लिगेंड्स बिकॉज डिफरेंट लिगेंड्स क्रिएट डिफरेंट स्ट्रेंथ्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जब डिफरेंट लिगेंड्स होते हैं, उन्होंने अपनी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करनी होती है अराउंड द मेटल आयन के बाहर, जिस जो ट्रांजिशन मेटल होता है उसके बाहर। दिस ऑर्डर ऑफ लिगेंड स्ट्रेंथ इज समराइज्ड इन द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम इस ऑर्डर को किस तरह लिखते हैं कि सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन सा है, सबसे वीक लिगेंड कौन सा है? तो सबसे वीक लिगेंड हमारे पास होता है आयोडीन। आयोडीन सबसे पहले लिखेंगे, साथ में स्मॉलर का साइन लगाएंगे। फिर आता है ब्रोमीन, फिर क्लोराइड आयन आता है, फिर फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, H2O वाटर, NH3, अमोनिया और EN को हम क्या कहते हैं? 1,2 डायअमाइन इथेन, इसका नाम ये होता है। ठीक हो गया। उसके बाद NO2 नाइट्रेट आयन आ गया। उसके बाद CN नेगेटिव साइनाइड आयन आ गया। यानी सबसे स्ट्रॉन्ग जो हमारे पास लिगेंड है वो है साइनाइड आयन और सबसे वीक जो है वो है आयोडाइड आयन। तो वीक और स्ट्रॉन्ग की हमने एक लिस्ट बना ली है इधर, उसको बताने के लिए, एनर्जी डिफरेंस बताने के लिए। वीक फील्ड लिगेंड्स, वीक फील्ड लिगेंड्स हमने कहाँ तक लेने हैं? खाली ये H2O तक, H2O तक वीक फील्ड लिगेंड्स ले लेने हैं। ठीक है। वीक फील्ड लिगेंड्स लाइक आई यानी आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड एंड H2O कॉज स्मॉल डेल्टा ई, क्योंकि इनकी जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, जिसकी वजह से, यानी मेरा मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी बाहर कम है, जिसकी वजह से ये कम रिपल्जन करेगा, तो स्मॉल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। इसी तरह जब हम ज्यादा वाले ले लेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स कौन से हो जाएंगे? अब इससे आगे आगे NH3, EN, NO2 नेगेटिव और CN नेगेटिव, ये सारे कौन से हैं? ये हमारे पास है स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। ठीक है। जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होंगे उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी तो ज्यादा एनर्जी, यानी डेल्टा ई जो हमारे पास स्प्लिटिंग एनर्जी है वो ज्यादा हो जाएगी। ठीक हो गया। अब उसने कहा था एग्जांपल भी दे दो, तो हम इसको एग्जांपल भी दे देते हैं। ये बिल्कुल एंड पे करके लिखी है मैंने। एग्जांपल क्या है जी? एग्जांपल हमारे पास है फेरिक। ये इसको नाम हम किस तरह देते हैं? नेमिंग मैंने सिखाई हुई थी। ये फ्लोराइड है। कितने फ्लोराइड है? हेक्सा है, पेंटा है। पेंटा हमारे पास 5 होते हैं, हेक्सा हमारे पास 6 होते हैं। हेक्सा फ्लोराइड फेरिकेट, हेक्साफ्लोराइड फेरिकेट। फेरिकेट क्यों बोला? क्योंकि इसके ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज है। ठीक हो गया। तो ये फेरिकेट विद वीक फील्ड लिगेंड फ्लोराइड। अब फ्लोराइड हमारे पास क्या था? वीक फील्ड में आता था, वीक फील्ड में आता था। फ्लोराइड गिव स्मॉल डेल्टा ई, इसकी वैल्यू क्या होगी? स्मॉल होगी। ठीक हो गया। वहीं पर ही हमने एक फ्लोराइड ले लिया साइनाइड से लगा के। जब हमने साइनाइड के साथ लगाया तो क्योंकि साइनाइड की जो हमारे पास एनर्जी ज्यादा है इलेक्ट्रो, उसकी हमारे पास फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है हमारे पास साइनाइड, इसका मतलब इसकी जो एनर्जी होगी वो भी ज्यादा होगी। तो आपने 2 एग्जांपल्स भी याद कर लेनी है। और यहाँ पर हमारी जो सेल्फ असेसमेंट है वो ये थी कंप्लीट। बहुत ही इजी सी थी, इसमें कोई मुश्किल नहीं था। फिर भी आपको लगेगा कि कुछ मुश्किल था तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं कोशिश करके इसके ऊपर एक लेक्चर बना दूंगा। उम्मीद है आपको लोगों को समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।